बात 1956 की है। न्यूयॉर्क की पुलिस परेशान थी, कुछ ज़्यादा ही परेशान थी। पिछले 16 सालों से शहर में जगह जगह बम फटने की घटनाएं घट रही थी। उन बमों के फटने से किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, पर उन बमों का डर न्यूयॉर्क के हर एक आदमी के ज़हन में समा गया था। वो बम थे पाइप बम। अब आप पूछेंगे पाइप बम क्या होते हैं। पाइप बम, जैसा कि नाम से पता चलता है, प्लास्टिक और स्टील के पाइप के टुकड़ों से बनाए जाते हैं। उन पाइप के टुकड़ों के अंदर ढेर सारे विस्फोटक भरे जाते हैं और उस पाइप को दोनों तरफ से सील कर दिया जाता है। फिर बैटरी की मदद से फ्यूज या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर से उसको बम को एक्सप्लोड किया जाता है। और जब बम एक्सप्लोड होता है तो वो पाइप के छोटे छोटे टुकड़े शार्पनर बनकर चारों तरफ उड़ते हैं और आसपास के लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर पाइप बम के अंदर हल्का विस्फोटक भरा गया हो तो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता, पर अगर उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग विस्फोटक भरा गया हो तो उससे काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। अक्सर लोग पाइप बम अपने घरों में बनाते हैं और ये भी होता है कि पाइप बम बनाते समय वो एक्सप्लोड कर जाता है और बनाने वाले का वहीं पर राम नाम सत्य हो जाता है। पाइप बम बनाना इलीगल है और अगर कोई पाइप बम घर में बनाते हुए पकड़ा जाए तो उसकी लाइफ में जेल में चक्की पीसिंग की पूरी गारंटी है। पहला बम नवंबर 1940 में कंसोलिडेटेड एडिसन कंपनी की बिल्डिंग के खिड़की से जुड़ा हुआ मिला था। इस बम को बहुत बुरी तरह से बनाया गया था, बहुत क्रूडली बनाया गया था और बम के साथ एक नोट था जिसमें लिखा था, कॉन एडिसन क्रुक्स, दिस इज़ फॉर यू। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन एडिसन के धोखेबाजों, ये तुम्हारे लिए है। पुलिस ने इस मामले की छानबीन की, उस कंपनी के नाराज कर्मचारियों से थोड़ी पूछताछ की और उसके बाद केस को ड्रॉप कर दिया गया। एक साल बाद फिर सितंबर 1941 में कॉन एडिसन की बिल्डिंग के पास थोड़ी दूर पर वो बम पाया गया। वो बम एक पुराने मोजे में था। बम के साथ फिर एक नोट था। पुलिस ने इस बार भी थोड़ी बहुत छानबीन की पर उसे ज़्यादा कुछ नहीं मिला। उसी साल दिसंबर में पर्ल हार्बर के अटैक के बाद जापान ने अमेरिका पर पर्ल हार्बर अटैक किया था। पुलिस को एक चिट्ठी मिली और चिट्ठी उसी नोट वाली हैंडराइटिंग में थी और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि वो दूसरे विश्व युद्ध के कारण अपने मिशन को कुछ समय के लिए बंद कर रहा है, लेकिन वो वापस आएगा और कॉन एडिसन के धोखेबाजों को उनकी गलतियों की सज़ा ज़रूर दिलाएगा। फिर उसके नीचे उसके हस्ताक्षर थे और वहाँ FP लिखा गया था। अब दोस्तों देखिए वो कितना देशभक्त अपराधी था। जब उसके देश पर जापान बम गिरा रहा था तो उसमें कम से कम इतनी डिसेंसी थी कि उसने कहा कि जब तक जापान बम गिरा रहा है तब तक मैं अपने देश में अपने देशवासियों को बम लगा लगा के तंग नहीं करूँगा। क्या इतनी डिसेंसी हमारे अपराधियों में होती है? इसके बाद वो अपराधी लगभग 10 साल तक आराम फरमाते रहे। फिर उन्होंने अपनी लीव ख़त्म की और वापस काम पर लग गए। 29 मार्च 1950 में ग्रैंड रेलवे स्टेशन में तीसरा बम मिला। उसमें भी वही बनावट थी, वही स्टाइल था। अगले महीने न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में भी एक बम मिला। वो पहला बम था जो फट गया था, पर उससे किसी का नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद अगले 5 सालों तक लगभग 30 बम इधर उधर पाए गए। कभी पेन स्टेशन में, कभी पोर्ट अथॉरिटी में, कभी रेडियो सिटी म्यूज़िक मॉल में, तो कभी टेलीफोन बूथों में। उन 30 बमों में आधे फट गए थे, कुछ लोग घायल हुए थे, पर किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लोगों ने उस अपराधी का नाम रखा मैड बॉम्बर। मैड बॉम्बर अब सिर्फ शहर में बम नहीं लगा रहा था, वो शहर के न्यूज़पेपर्स के एडिटर्स के पास चिट्ठी भी भेज रहा था। उस चिट्ठी में वो अपनी नीयत के बारे में बातें करता था और हर चिट्ठी के नीचे उसके हस्ताक्षर होते थे जहां लिखा होता था FP। पुलिस और न्यूयॉर्क के लोगों को लगा कि इस आदमी को रोकना बहुत ज़रूरी है। अब तक तो बमों से किसी की मृत्यु नहीं हुई है, पर आगे के बमों से लोगों की मृत्यु हो सकती है। पर समस्या ये थी कि जिस इंसान को वो जानते नहीं थे, जिस इंसान के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं थी, उस इंसान को वो पकड़ेंगे कैसे, उस इंसान को वो रोकेंगे कैसे? इतने सालों की नाकाम इन्वेस्टिगेशन के बाद न्यूयॉर्क पुलिस क्राइम लैब के इंस्पेक्टर हॉवर्ड फेनी ने वो कदम उठाने का फैसला किया जो उनके डिपार्टमेंट ने पिछले 111 साल के इतिहास में कभी नहीं उठाया था। उन्होंने एक प्राइवेट मनोवैज्ञानिक जेम्स ए ब्रुसेल्स की सहायता लेने का फैसला किया। बम के आसपास जो चीज़ें मिली थीं
उनसे ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि उस बॉम्बर के दिमाग में क्या चल रहा है। तो उन्हें लगा कि एक मनोवैज्ञानिक उन चीज़ों को स्टडी करके उन्हें उस बॉम्बर के बारे में कुछ बता सकता है। तो जेम्स ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान काउंटर इंटेलिजेंस प्रोफाइलिंग पर काफ़ी काम किया था। काउंटर इंटेलिजेंस प्रोफाइलिंग में मनोवैज्ञानिक उन लोगों और ग्रुप्स की प्रोफाइल बनाते हैं जो जासूसी, आतंकवाद या हिंसक हमलों में शामिल होते हैं। इस प्रोफाइल में पता किया जाता है कि उनका मोटिवेशन क्या है, उनके काम करने का तरीका क्या है और कौन कौन से लोग उनके शिकार हो सकते हैं। तो जेम्स ब्रुसेल्स लेकिन इस केस पर काम करने से बहुत कतरा रहे थे। पहली बात तो एक प्रोफेसर थे, उनकी लाइफ ऑलरेडी काफ़ी बिजी थे, उन्हें बहुत सारे लेक्चर्स देने थे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग फैकल्टी थे। दूसरी बात यह थी कि उन्हें डर था कि ये केस बहुत ही हाई प्रोफाइल है और अगर उनके एनालिसिस में थोड़ी भी गलती हो गई तो पुलिस का काफ़ी समय बर्बाद हो सकता है। पर उन्होंने अंत में इस चुनौती को स्वीकार कर ही लिया। सामान्यतः मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं कि वो किसी इंसान के मनोविज्ञान या साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं, फिर वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, अलग अलग परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करेगा। लेकिन जेम्स और ब्रुसेल्स का तरीका ठीक उल्टा था। उनके सामने उस इंसान के द्वारा की गई हरकतों का, एक्टिविटीज़ का डेटा था। उस डेटा के आधार पर उन्हें यह पता लगाना था कि ये जो अपराधी है इसकी साइकोलॉजी कैसी है, इसका मनोविज्ञान कैसा है और ये किन परिस्थितियों में अपराधी बना। जेम्स इसे रिवर्स साइकोलॉजी कहा करते थे। यह रिवर्स साइकोलॉजी इतनी पॉपुलर हुई कि आज की पुलिस इसे काफ़ी धड़ल्ले से इस्तेमाल करती है और आजकल इसे क्रिमिनल प्रोफाइलिंग कहा जाता है। तो भैया अपने जेम्स ने रिसर्च शुरू कर दी। उन्हें मैड बॉम्बर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन बम जहाँ जहाँ एक्सप्लोड हुए थे वहाँ के फ़ोटोग्राफ्स उन्होंने देखे। उस बॉम्बर ने जो चिट्ठियाँ लिखी थी एडिटर्स को, उन चिट्ठियों को उन्होंने एनालाइज़ किया और उन सब को देखने के 2 या 3 घंटे बाद उनके मन में उस मैड बॉम्बर की एक तस्वीर उभरने लगी थी। फिर उन्होंने खिड़की से नीचे देखा और वहाँ बहुत सारे लोग न्यूयॉर्क में जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि इनमें से कोई भी इंसान वो मैड बॉम्बर हो सकता है जिसकी वो खोज कर रहे हैं। जेम्स ने कहा कि मैड बॉम्बर एक टेक्स्ट बुक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक हो सकता है। ऐसे लोगों को हमेशा लगता है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रही है, उनके खिलाफ प्लानिंग कर रही है और ऐसे लोग इतने चालाक होते हैं कि वो अपनी मानसिक विकृतियों को, मेंटल इश्यूज़ को इतने अच्छे से छुपा के रखते हैं कि आसपास के लोगों को, उनके साथ रहने वाले लोगों को कभी पता भी नहीं चलता कि ये इंसान इतना कॉम्प्लेक्स है। और इनकी एक और खासियत होती है, ये किसी भी गुस्से को, किसी इंसान के प्रति गुस्से को कई साल तक अपने मन में रख सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं और उसको ऐसा रूप दे सकते हैं जो आगे चल के काफ़ी डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकता है। अपनी हर चिट्ठी में मैड बॉम्बर ने कॉन एडिसन कंपनी को दोष डाला था। उसने शुरुआत में कंपनी की बिल्डिंग में बम डाला था, पर बाद में वो ऐसी जगहों पर भी बम डालने लगा था जो कॉन एडिसन से दूर दूर से कोई हल्का सा भी रिश्ता रखते हैं। ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, इसलिए वो धीरे धीरे लाइब्रेरी और मूवी थिएटर्स को भी अपना निशाना बनाने लगा था। जेम्स ने अनुमान किया कि मैड बॉम्बर 40 से 50 साल का हो सकता है और उन्होंने अनुमान किया कि इस मैड बॉम्बर का जो फिज़िक है वो एथलेटिक होगा, वो ना तो दुबला होगा ना मोटा होगा। और इसके पीछे कारण ये था कि जर्मनी के एक साइकोलॉजिस्ट ने 1000 पैरानॉइड लोगों पर रिसर्च की थी और उन्होंने पाया था कि पैरानॉइड लोगों में अधिकतर लोग एथलेटिक बिल्ड के होते हैं। फिर जेम्स ने मैड बॉम्बर की हैंडराइटिंग पढ़ के बताया कि ये इंसान जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता होगा ये बहुत अच्छे से काम करता होगा, ये साफ़ सुथरा रहता होगा, टाइम का पंक्चुअल होगा, अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से निभाता होगा और ऐसा हो सकता है कि उसके साथ कोई बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ हो, कोई बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो जिसके कारण वो इंसान बदल गया और ऐसी हरकतें करने लगा। जेम्स ने यह भी बताया कि हो सकता है कि उस मैड बॉम्बर को लगता है कि भगवान ने उसे खुद ये काम दिया है और वो दुनिया को ठीक कर रहा है। उसे ये गलतफहमी है कि भगवान की तरह शक्तिशाली है और शक्तिशाली दिखने के लिए वो जानबूझ के महंगे कपड़े खरीदता है और उन्हें पहनता है। हो सकता है वो बहुत गरीब हो, पर उस गरीबी के बावजूद वो किसी भी तरह मैनेज करके अच्छे और महंगे कपड़े पहनता हो। फिर जेम्स ने बताया कि मैड बॉम्बर हो सकता है कि वो पुरुषों को पसंद नहीं करता हो, खासकर वैसे पुरुषों को जो किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो। वो स्त्रियों को पसंद करता है, खासकर वैसी स्त्रियां जो मैटरनल हैं और
इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो अपनी माँ या बड़ी बहनों के साथ रहता हो। उसका कभी भी किसी स्त्री से रोमांटिक रिलेशन नहीं रहा हो सकता है वो बैचलर हो, और हो सकता है वो कभी भी किसी रोमांटिक अफेयर में नहीं रहा हो। और चूंकि उस मैड बॉम्बर ने कॉन एडिसन की काफ़ी आलोचना की थी, इसलिए ये पॉसिबल है कि वो कॉन एडिसन से किसी न किसी रूप में कभी पास्ट में जुड़ा हुआ था और उसका बहुत कड़वा अनुभव था। इसी कारण से वो कॉन एडिसन के इतना खिलाफ है और कॉन एडिसन को बार बार बदला लेने की धमकी देता रहता है। फिर अंत में जेम्स ने पुलिस को यह भी बताया कि हो सकता है कि जब वो मैड बॉम्बर को अरेस्ट करें तो उसने बटन वाले डबल ब्रेस्टेड जैकेट को पहन रखा हो। जेम्स ने न्यूयॉर्क जर्नल अमेरिकन अखबार के पब्लिशर सीमोर बर्कसन से भी संपर्क किया। उन्होंने बर्कसन को यह सलाह दी कि वो मैड बॉम्बर के लिए एक ओपन लेटर अपने अखबार में पब्लिश करें। उस ओपन लेटर में मैड बॉम्बर के बारे में सारी जानकारी हो और मैड बॉम्बर से पूछा जाए कि वो ये सब हरकतें क्यों कर रहा है। साथ ही उस ओपन लेटर में उस मैड बॉम्बर को यह आश्वासन दिया गया हो कि उसके साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा। अब ये जो रिक्वेस्ट थी यह बर्कसन के लिए काफ़ी मोरल डिलेमा पैदा कर रही थी, क्योंकि वो इस केस पर पुलिस के साथ काम कर रहे थे और पुलिस ने इस केस से जुड़ी जानकारियों को पब्लिक करने से उन्हें मना किया था। पर अंत में बर्कसन ने उस ओपन लेटर को छाप ही दिया और ओपन लेटर छापने के बाद तुरंत रिजल्ट आने भी शुरू हो गए। उस ओपन लेटर के बाद पुलिस ने कई लोगों को शक के दायरे में रखा, उन्हें पकड़ा, उन्हें इन्वेस्टिगेट किया। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मैड बॉम्बर बनने का नाटक किया, पर कोई पुख्ता रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन एक दिन उस अखबार के पास एक चिट्ठी आई और वो चिट्ठी उसी हैंडराइटिंग में लिखी गई थी जिस हैंडराइटिंग में पहले लेटर्स या नोट्स लिखे जाते थे। और उस चिट्ठी में लिखने वाले ने, मैड बॉम्बर ने, पूरे डिटेल्स में बताया था कि कॉन एडिसन ने उसके साथ कब और कौन सी गलत चीज़ की थी, और साथ में उस चिट्ठी के नीचे ठीक वही सिग्नेचर था। सिग्नेचर में लिखा था F और P। 21 जनवरी 1957 को पुलिस ने जॉर्ज मेटेस्की नाम के आदमी के यहाँ छापा मारा। वो कई साल पहले कॉन एडिसन में काम करता था और इसे नौकरी से निकाला गया था। जॉन मेटेस्की का हुलिया, उसका लुक पूरी तरह से उस प्रोफाइल से मैच कर रहा था जिसे जेम्स ने बनाया था। पुलिस के आने के समय उसने पजामा पहन रखा था। जॉर्ज मेटेस्की के कमरों में जो चिट्ठियाँ मिली, बहुत सारी जो लिखी हुई चीज़ें मिली, उनसे, उनकी हैंडराइटिंग से वो हैंडराइटिंग मैच कर रही थी जो एडिटर्स को चिट्ठियों में मिली थी। साथ ही उसके कमरे में पाइप बॉम्ब बनाने का ढेर सारा सामान मिला। वो अपनी बड़ी बहनों के साथ रहता था और उसका काम पर होने वाले झगड़ों का बहुत ही लंबा रिकॉर्ड था। पुलिस ने उसे तैयार होने को कहा। मेटेस्की कमरे के अंदर गया और सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि वो उसी तरह का बटन वाला डबल ब्रेस्टेड सूट पहन के आया जिसकी चर्चा जेम्स ने अपनी प्रोफाइलिंग में की थी। उसके चेहरे पर शांति थी, हल्का आत्मविश्वास भी था और इसे इस बात की बहुत खुशी थी मानो कि उसने 16 साल तक दुनिया के सबसे अच्छे पुलिस डिपार्टमेंट को छका के रखा था। वो पूरी मुस्कान के साथ पुलिस के साथ गया मानो उसने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत रखा हो और अब वक्त आ गया है कि दुनिया के लोग उसे जानें, उसकी शख्सियत को समझें, उसके टैलेंट को समझें और उसके गुस्से को समझें। पुलिस ने उससे पूछताछ की और उसकी सच्चाई सामने आई। वो 1931 में कॉन एडिसन कंपनी में काम करता था। फैक्ट्री में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण बॉयलर में से धुआं निकल रहा था। वो धुआं उसके फेफड़े में भी गया जिसके कारण उसकी तबीयत बहुत ख़राब रही और वो 26 हफ्ते तक पैरालाइज्ड होकर बिस्तर पर पड़ा रहा। फिर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसने कंपनी में वर्कर्स कॉम्पेंसेशन के लिए फ़ाइल भी किया था और उसका दावा था कि कंपनी के एक्सीडेंट में निकले धुएं के कारण उसको बीमारी हुई, उसकी बीमारी से उसको न्यूमोनिया हुआ और उस न्यूमोनिया से उसको ट्यूबरक्लोसिस हुआ। इसलिए उसका कहना था कि उसे पर्याप्त कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, पर कंपनी ने उसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और उसे यह कारण बताया कि चूँकि उसने काफ़ी लंबे समय के बाद इस रिक्वेस्ट को फाइल किया है, इसलिए इस रिक्वेस्ट की डेडलाइन ख़त्म हो गई है और उसकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया जा सकता।
अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी के कारण वो बहुत गुस्से में था। उसके पास नौकरी नहीं थी, वो बहनों के साथ रहता था और धीरे धीरे उसका गुस्सा काफ़ी गहरी नफ़रत में बदल गया था। और इसी गहरी नफ़रत के कारण वो कंपनी से और लोगों से बदला लेना चाहता था। लेकिन वो लोगों को सिर्फ डराना चाहता था, लोगों को मारना नहीं चाहता था। इसलिए जानबूझकर उसने ऐसे कमज़ोर बम लगाए जिससे थोड़ा बहुत नुकसान तो हो, लोग घायल तो हो जाएं, पर किसी की मृत्यु ना हो। और सच्चाई भी ये है कि उसके बमों से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। कोर्ट में उसे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक घोषित कर दिया गया, जिसके कारण उसे कोई भी जेल या किसी भी तरह की कानूनी सज़ा नहीं मिल सकती थी। फिर उसे द मैटमैन असाइलम फॉर द क्रिमिनली इंसेन भेज दिया गया, जहां वो 15 साल रहा। वहां से निकलने के बाद वो कनेक्टिकट अपने घर वापस आ गया, जहां उसकी 1994 में मृत्यु हो गई। वहां से वापस आने के बाद उसने कभी कोई बम नहीं लगाया और लगाने का फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि बम लगाते ही वो तुरंत पकड़ा जाता। दोस्तों, उसके विद्रोह का तरीका गलत था, पर क्या आपको लगता है कि उसका विद्रोह, उसका विरोध जायज़ था? आप लोगों को क्या लगता है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि अगर आपके वर्क प्लेस ने, आपकी कंपनी ने आपके साथ भी कोई गलत व्यवहार किया है, कोई इनजस्टिस किया है। आप चाहें तो नाम, पता, डिटेल्स आदि को छुपा सकते हैं, ताकि आपके कमेंट्स के कारण आपको भविष्य में कोई परेशानी ना हो। और ये हमारा पहला वीडियो है, इस चैनल का पहला लंबा वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आगे भी आप वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी, क्योंकि वैसे भी हमारा बुहनी का टाइम है, पहला वीडियो है इसलिए। और हाँ, अब आपके मन में वो सवाल रह गया होगा, वो चिट्ठियों के नीचे जो हस्ताक्षर करता था, जिसमें FP लिखा रहता था, उस FP का मतलब क्या था? तो पुलिस ने जब जॉर्ज मेटेस्की से उस FP का फुल फॉर्म पूछा, तो जॉर्ज ने बड़े कूल होकर जवाब दिया, फेयर प्ले। कमाल का कॉन्फिडेंस है ना? जगह जगह बम लगाता था, लोगों को घायल करता था और बोलता था कि ये फेयर प्ले है। ऐसा कॉन्फिडेंस बहुत कम क्रिमिनल्स में मिलता है ना? चलिए अब विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।